सो हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित। तो आज हम लोग जो केमिस्ट्री का रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा था लेक्चर का, मैटर इन आवर सराउंडिंग का, वो कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने पहला का वीडियो नहीं देखा है, जो हमारा पहले का केमिस्ट्री का पार्ट था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, वरना आपको ये जो पार्ट है वो समझ में नहीं आएगा। सो विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम, लेट गेट स्टार्ट। वेट फॉर अ लिटिल बिट। हम लोगों ने कल ये गैसेस फॉर्म तक पढ़ लिया था। गैसेस फॉर्म तक हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद ये कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस थे। आप इसको खुद अच्छे से करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितना कुछ सीखा, अपना रिकॉर्ड जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। आज से जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि आखिर में मैटर जो है वो अपनी स्टेट को कैसे चेंज कर सकता है, और करता है तो कैसे करता है। ठीक है, ये आज पढ़ेंगे हम लोग। सो वी ऑल नो फ्रॉम आर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: solid as ice, liquid as the familiar water and gaseous as water vapor। जैसे हम इससे फैमिलियर हैं कि जो हमारा जो वाटर होता है वो 3 स्टेट्स में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड एज अ आइस, ठीक है, लिक्विड जो कि हम वाटर ड्रिंक करते हैं वो वाला, एंड गैस फॉर्म में जो वाटर वेपर होती है उसको। What happens inside the matter during these changes of state? What happens to the particles of matter during the change of these states? How does this change of state take place? We need answer to this question is not it। ठीक है, आखिर में ये कैसे जो चेंजेस होता है, ठीक है, स्टेट चेंज होती है कि आखिर में ये कैसे होता है इसमें, और जब ये होता है तो पार्टिकल्स में ऐसा कौन सा डिफरेंस होता है, पार्टिकल्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिससे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर चेंज होता है। तो आज वो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉरी, एक मिनट। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है जिससे हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर में मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे ट्रांसफ़र होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसमें करना क्या है, टेक अबाउट 150 of gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is not in contact with the ice। इसमें हमें करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में हमें एक आइस डाल देना, आइस जो होते हैं आइस के क्यूब्स डाल देना है, और नीचे से बर्नर जो होता है उसको फ्लो करना है। ठीक है, जो आग वाला बर्नर होता है ना उसको जला देना है, ऊपर को हम लोगों को बीकर रख देना है, बीकर में आइस रखनी है, और आइस रखने के बाद उसमें में एक थर्मामीटर भी डाल देना है। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम जो बर्नर है उसको जलाएंगे और हीट प्रोवाइड होगी हमारी आइस को, तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी आइस फॉर्म थी वाटर की वो डेफिनेटली, सॉरी, जो आइस फॉर्म थी हमारी वाटर की वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी एक लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में चेंज हो जाएगी। अब ऐसा हुआ क्यों, इसके आगे का जो मतलब एक एक्टिविटी है, ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हम जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। जब उनको हम लोगों ने थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई, जब उनको हमने थोड़ी सी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो दूर दूर जाने लगे थे। हमने पढ़ा था ना कि हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करेंगे। जब पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करेंगे तो कर कैसे पाएंगे, जब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगा, और जब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करिए कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल पास पास पैक्ड होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसमें हम लोगों ने हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई। हीट एनर्जी जब हम लोगों ने प्रोवाइड कराई तो ये जो हीट एनर्जी है ये इनके पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाएगी। ठीक है, कि जब भी हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जब भी हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी तब ज़्यादा होगी जब पार्टिकल्स जो हैं किसी स्टेट के वो दूर दूर होंगे, तो एक पार्टिकल इधर से उधर मूव करेगा। ठीक है, और इसी के कारण क्या था, जो सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी पास पास थे, हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड कराई, हीट एनर्जी जब उसे प्रोवाइड कराई, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो ज़्यादा हुई और पार्टिकल्स दूर दूर मूव होने लगे। और हम जानते हैं कि सॉलिड में जो होते हैं पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और लिक्विड में थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, और जब वो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो वो लूजली पैक्ड हो गए और डेफिनेटली वो लिक्विड में फॉर्म हो गए। ठीक है, ये पूरा वही ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं।
On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles increase. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. जैसे कि मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई, ज़्यादा हो गई, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो दूर दूर होने लगा. सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, और जब उसको हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करा तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूट गया और दूर दूर चला गया. ठीक है, इससे जिससे फिर क्या हुआ, जो हमारे लिक्विड फॉर्म में आइस चेंज हो गई. So the energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. Then minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at an atmospheric pressure is called melting point. Okay. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब एक सॉलिड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब एक जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड जब लिक्विड फॉर्म हो जाते हैं, जो सॉलिड स्टेट होती है जब वो लिक्विड स्टेट में हो जाती है फॉर्म, इसी को हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. इसको हम ये कह सकते हैं. ठीक है, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो जाती है तो इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. ओके, यहाँ पे ये ब्लू वाला लिखा हुआ है, ये जो ब्लू बॉक्स में गिवन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. ठीक है, जब मेल्ट होने लगी थी सॉलिड तो उससे हम ये देख सकते हैं कि जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो दूर दूर होने लगा था, जिससे वो लिक्विड में ट्रांसफ़र हो गई थी. ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. ओके, यहाँ पे क्या कहा गया, जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 273.15 केल्विन है. ये केल्विन अभी आप आगे पढ़ेंगे. बेसिकली ये एक एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है. जैसे एसआई स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना, तो वैसे ही ये भी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, लेकिन ये टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है. ठीक है, the process of melting and that is change of solid state into liquid state is also known as fusion. The process by which solid changes into liquid is also called fusion as well as melting. Okay, इसी को melting point भी कहा जाता है, इसको melting भी कहा जाता है, और जिस point में ये होता है इसको melting point कहा जाता है. और इसका जो second name है, जब solid liquid में change होता है तो उसको fusion भी कहा जाता है. ठीक है, when a solid melts its temperature remains the same, so where does the heat energy go? यहाँ पे एक हमने ऑब्जर्वेशन अभी करा था कि जब हम लोगों ने बीकर में आइस को डाला था और जैसे ही हम लोगों ने बर्नर ऑन करा, ठीक है, बर्नर से हीट एनर्जी सप्लाई हुई, और जब आइस मेल्ट होने लगी थी उसके ऊपर जो हम लोगों ने थर्मामीटर डाला था, जैसे ही आइस मेल्ट होने लगी थी उसका टेम्परेचर उस टाइम पर रिकॉर्ड कर और जब तक आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो गई उसका टेम्परेचर उस टाइम तक रिकॉर्ड कर दोनों रिकॉर्ड जो हमने दोनों रिकॉर्ड करे थे, दोनों ऑब्जर्वेशन थे, उसमें हमने देखा कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल इक्वल है. आखिर में ऐसा कैसे हुआ? मतलब देखो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, समझो कि जब हम लोगों ने आइस बीकर में डाली, ठीक है, और उसका टेम्परेचर हाई करा, जैसे ही आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आई, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जैसे भी आई, ठीक है, वो जैसे ही आई वो पिघलना शुरू हो गई. जब वो पिघलना शुरू हो गई तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, मतलब 273 केल्विन था. अभी आप पढ़ेंगे कि आखिर में केल्विन होता क्या है. वैसे 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम 273 केल्विन भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जैसे ही आइस जो थी वो अपनी मेल्टिंग पोजीशन पे आई थी तो उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस वो कब तक रहा? जब तक वो पूरी तरह से मेल्ट ना हो गई. वो हल्के हल्के मेल्ट हो रही थी, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो गई और लिक्विड में चेंज नहीं हो गई तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था. आपने 1 मिनट बाद देखा, 2 मिनट बाद देखा, लेकिन तब तक आइस पूरी मेल्ट नहीं हुई थी. जब तक वो मेल्ट नहीं हुई तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था. ऐसा क्यों? हीट एनर्जी तो प्रॉपर वे में सप्लाई हो रही है, लगातार कंटिन्यूसली मूविंग हो रही है. ठीक है, कंटिन्यूसली वे में वो प्रोवाइड हो रही है हीट एनर्जी. तो आखिर में टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? ये सोचने की बात है. ये सोचने की बात है. इसका जो आंसर है वो आपको अभी मिलेगा बिल्कुल,
मैं समझाऊंगा कैसे ऐसा हुआ। सो you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melt. This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat, the heats get used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it's get hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. हुआ क्या था कि जब हम लोगों ने बीकर में आइस डाला था और आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आया था, आइस जो था वो जब मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था, तो जो हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही थी नीचे से वो आइस अपने अंदर ले रहा था। ठीक है, आइस जो था वो हीट एनर्जी को अपने अंदर ले रहा था। वो इसलिए ले रहा था क्योंकि जो आइस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड वे में थे ना, तो सॉलिड वे में उसने वो हीट एनर्जी को प्रोवाइड करा। ठीक है, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करा। हीट एनर्जी जब उसने ऑब्जर्व करी तो हीट एनर्जी उसने यूज़ करी अपने पार्टिकल्स को दूर दूर करने के लिए। ठीक है, आइस ने हीट एनर्जी को यूज़ करा अपने पार्टिकल्स को दूर दूर करने के लिए, जिससे वो लिक्विफाइड में जिसमें वो लिक्विड से जिससे वो लिक्विड में चेंज हो सके। इसीलिए उसने जो हीट एनर्जी नीचे से बर्नर से फ्लो होकर ऊपर आ रही थी उससे अपने पार्टिकल्स को दूर दूर करा, और दूर दूर करने के बाद जब तक वो लिक्विड नहीं बन गई तब तक उसका टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेल्सियस ही मिला। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे जो हमारी आइस थी, ठीक है, जो आइस थी, जैसे ही आइस मेल्टिंग पॉइंट पर आई अपने 0 डिग्री सेल्सियस में, और जब तक वो पूरी मेल्ट नहीं हो गई तब तक उसका टेम्परेचर बिल्कुल सेम था। ऐसा इसलिए हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, टेम्परेचर नीचे से आ रहा था। ठीक है, बर्नर जो था वो गर्म हो रहा था और नीचे जो बर्नर फ्लो हो रहा था, लेकिन जो वो आग थी, जो वो टेम्परेचर था, जो वो हीट एनर्जी थी, वो जो आइस थी वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही थी। ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्व कर रही थी, और एब्जॉर्व करने के बाद क्या कर रही थी कि जो उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास अटैच थे उसको हीट एनर्जी जो थी वो दूर दूर कर दे रही थी। जो पार्टिकल्स पास पास थे उसको हीट एनर्जी दूर दूर कर दे रही थी, और जब वो दूर दूर कर दे रही थी तो उससे हो क्या रहा था, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही थी, और जिससे हमारे लिक्विड में आइस चेंज हो जा रही थी। इसीलिए इसको हम लोग हिडन एनर्जी भी कहते हैं या फिर लेटेंट एनर्जी भी कहते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, और एनर्जी का मतलब एनर्जी होता है। यह हिडन एनर्जी था, मतलब आइस ने लाइक हिडन एनर्जी का यूज़ करा। ठीक है, जो नीचे बर्नर से आ रही थी एनर्जी उसको एज ए एनर्जी ऑफ हिडन यूज़ करा, जिससे आइस ने अपने पार्टिकल्स को दूर दूर करा। ठीक है, हीट ज़रूर प्रोवाइड हो रही थी, हीट पूरी प्रोवाइड हो रही थी, लेकिन टेम्परेचर में इसी के मारे इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि आइस ने जो वो हिडन एनर्जी थी या फिर लेटेंट एनर्जी थी उसको अपने पार्टिकल्स को दूर करने के लिए यूज़ करा था, और जब तक वो पार्टिकल्स दूर नहीं हो रहे थे तब तक उसका टेम्परेचर बिल्कुल सेम था। ये पूरा ऑब्जर्वेशन यही दे रखा है। ठीक है, सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी इज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग आइस के कंपैरिजन में 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पर है हमारा वाटर, ठीक है, अगर दोनों का हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो हमारी जो वाटर होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, वो ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। यहाँ पे लिखा भी है, सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा एनर्जी ली है, उसने ज़्यादा लेटेंट हीट एनर्जी ली है। ठीक है, वाटर ने ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी ली है, जिससे उसके पार्टिकल्स दूर दूर गए हैं। अभी आइस उस स्टेज तक नहीं पहुंची है कि वो लेटेंट हीट जो एनर्जी है उसको ले पाए। जब वो भी लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी ले लेगी तब वो भी वाटर के इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर भी है, 0 डिग्री सेल्सियस में हमारी आइस भी है, तो किस में ज़्यादा एनर्जी होगी? तो डेफिनेटली हमारे वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि वो पहले ही वो वाली स्टेट पूरी कर चुका है। कौन सी स्टेट पूरी कर चुका है? जिसमें वाटर ने हीट एनर्जी, जो हिडन एनर्जी थी, लेटेंट एनर्जी थी, उसको लिया था, और अपने जो सॉलिड पार्टिकल्स थे जब वो आइस की फॉर्म में था उसको दूर दूर करा था। तो एनर्जी ज़्यादा हो गई हमारे वाटर के पास। ठीक
ठीक है। इसीलिए हमारे जो वाटर है उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू आइस एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, so when we supply heat energy, oh 1 minute, सॉरी गैस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था, वो अब नहीं आ रहा है, डोंट वरी। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों मैंने आपको बताया था लैटेंट हीट कैसे हो रहा था, ठीक है। लैटेंट हीट और फ्यूज़न कैसे हो रहा था, ठीक है। एक लैटेंट हीट थी, हिडन एनर्जी, जो कि आइस ले रही थी। आइस का टेम्परेचर जो था वो तब तक बिल्कुल सेम था जब तक वो एक अपने लिक्विड स्टेट में नहीं आ गई थी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट से लेकर और आखिरी स्टेट तक वो तब तक उसका सेम था जब तक वो अपनी एक नॉर्मल पॉइंट पर, मतलब अपनी लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जा रही थी, क्योंकि वो अपनी हीट एनर्जी जो थी वो ले रही थी, एब्जर्व कर रही थी अपने पार्टिकल्स को दूर दूर करने के लिए, और वो लिक्विड की फॉर्म में आ रही थी, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया अभी। और अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि लाइक 1 minute, टेक मी 1 minute। सो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे when we supply like yeah this one, when we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature, that liquid starts changing into gas. The temperature at which liquid starts boiling at temperature pressure is known as boiling point. Boiling is a work phenomena, and particles from the work of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. ठीक है, यहाँ तक समझते हैं। जब लिक्विड जो होती है वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, लिक्विड जो होती है जब वो स्टार्ट होती है बॉइलिंग में, ठीक है। जब पानी जो होता है हमारा, कोई भी लिक्विड है, तरल पदार्थ है, और जब वो लिक्विड फॉर्म में है और वो बॉइलिंग में स्टार्ट होते हैं, बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उबलना स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे लिखा भी है द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at temperature pressure is known as boiling point. उस टेम्परेचर पर जब एक लिक्विड जो होता है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग 373 केल्विन भी कहते हैं। ये भी केल्विन है, ये आप आगे पढ़ेंगे, काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे केल्विन के बारे में, तो अभी आपको मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊँगा केल्विन आखिर में होता क्या है। बता दिया है मैंने आपको, ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर की, लेकिन बार बार ये सेल्सियस के साथ आकर में केल्विन क्यों आ रहा है, इसको अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बॉइलिंग जो है बेसिकली एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना होता क्या है, मतलब ये पूरा फिनोमिना है। आपने एक कटोरा लिया, ठीक है, आपने एक बाउल लिया, उसमें आपने पानी डाला, पानी को आपने गैस पर चढ़ाया, तो आप देखेंगे पूरा जो वाटर आपने लिया था वो पूरा ही बॉयल हो चुका होगा और पूरा गर्म हो चुका होगा। जितना आपने वाटर लिया था वो पूरा हो चुका था, मतलब आउटर सरफेस नहीं, उसका ऑल द सरफेस, जितना सरफेस था वो पूरा वाटर का गर्म हो चुका था। इसलिए बॉइलिंग को हम लोग बल्क फिनोमिना भी कहते हैं, ठीक है। 1 minute। So for water, this temperature for water this temperature is 373 Kelvin, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड 273 + 100 373 केल्विन। देखिए वाटर के लिए मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर हम लोग केल्विन में देखेंगे इसे तो ये 373 केल्विन है, ठीक है। केल्विन एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर की, ये मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। ये होता क्या है, 273 केल्विन जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है, ठीक है, और 373 केल्विन जो होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है तो 373 डिग्री सेल्सियस जो 373 डिग्री जो केल्विन होगा वो हमारे वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, वो भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, ठीक है। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता ही है, आइस का एक मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 273 डिग्री जो केल्विन होगा वो भी आइस का एक मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। अब इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस, वो अभी हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है
Can you define the latent heat of vaporization? Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor at 373 degree Celsius, have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steams have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. देखिए यहाँ पर ये कहना क्या चाहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या था, जब सॉलिड जो था सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, ठीक है, और उसमें लैटेंट हीट का यूज़ हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी था, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at the melting point is known as latent heat of fusion. ये देखिए, ये लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, 1 किलो सॉलिड को, जब 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करा जाता है, 1 kg ऑफ सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लगाया जाता है, ठीक है, तो जितनी एनर्जी उसे रिक्वायर होती है, जितनी हिडन एनर्जी उसे चाहिए होती है, उसी को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। बस इतना सिंपल सा ध्यान रखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज latent heat of fusion, ठीक है। the amount of heat energy is required to convert 1 kg of solid into its liquid form is known as latent heat of fusion, ठीक है। फ्यूज़न का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, जब कोई भी कन्वर्जन होता है सॉलिड से लिक्विड, इसको हम लोग फ्यूज़न कहते हैं, ओके। एज सेम एज लाइक हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है, ये जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए, सॉरी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि लेटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन है, ये जो नीचे पार्ट दे रखा है, ये देखिए, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ध्यान से सुनिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब लिक्विड मतलब वाटर है, जब वाटर से स्टीम कन्वर्टेड होगा, ठीक है, जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा और भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें क्या था कि वाटर जब उबलना स्टार्ट होगा, जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा 100 डिग्री सेल्सियस में, और जब तक वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि वाटर ने जो हिडन एनर्जी थी, जो एनर्जी निकल रही थी नीचे से, उसको कैसे लिया था, उसने उस एनर्जी को अपने जो मॉलिक्यूल्स, अपने जो पार्टिकल्स थे, उसको दूर दूर करने के लिए लिया था। और जब लिक्विड के जो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो वो गैसेस फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और वो जो पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे और वो गैसेस फॉर्म में हो जाएंगे और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तभी कहा जाता है कि स्टीम जो होती है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में अगर स्टीम है, यहाँ पे गिवन भी है, दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन द स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस में आपका वाटर है, ठीक है, और एक तरफ आपकी स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस वाली, ठीक है, तो स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हिडन एनर्जी लेकर आई होगी, ठीक है, वो उस स्टेट पे पहुंच गई है कि वो एक हिडन एनर्जी लेके आई है, वो थर्ड स्टेट पे पहुंच गई है, गैसियस स्टेट पे, और वो हिडन एनर्जी को लेकर आई है, ठीक है। और हिडन एनर्जी मतलब उसमें एक एनर्जी आ गई है, लिक्विड के पार्टिकल्स को दूर करने वाली एनर्जी से वो गैसियस फॉर्म में हो गई थी, ठीक है, उसमें एक एनर्जी आई थी जिससे वो गैसियस फॉर्म में हो गई है। और आप देख सकते हैं कि स्टीम जो होती है, रियल में अगर आपको कोई सा भी चोट लगती है, एक तरफ आपको अगर बॉइलिंग वाटर से लगती है और एक तरफ आपको अगर भाप से लगती है, तो भाप वाली चोट पे आपको ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड होती है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है प्रोवाइडेड, ठीक है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है और उसी की वजह से हम लोगों को ज़्यादा दर्द लगता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं, ये वाला फ्लो चार्ट गिवन है कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में आखिर में कन्वर्जन होता कैसे है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में आखिर में कन्वर्जन कैसे होता है। अगर आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सॉलिड टू लिक्विड टू गैस होगा, ठीक है,
सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होगा अगर आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं। अगर हमने इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करा तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो मूव ज़्यादा करेंगे। जब मूव ज़्यादा करेंगे और दूर दूर हो जाएंगे तो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड में क्लोजली पैक्ड नहीं होते, लेकिन ज़्यादा पास पास भी नहीं होते, कम पास पास होते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर दूर भी नहीं होते हैं। ओके। अब लिक्विड स्टेट को हमने गर्म करा तो ये गैसेस स्टेट में हो जाएगा। ऐसा क्योंकि लिक्विड के स्टेट, जो लिक्विड स्टेट में हमारे पार्टिकल्स हैं लिक्विड स्टेट में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो थोड़े पास पास होते हैं। जब हमने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई, हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाने के बाद उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। ये दूर दूर इसलिए होगा क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी के दौरान ज़्यादा हो गई और पार्टिकल्स मूव ज़्यादा करने लगे। ठीक है, कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म में होते ना तो वो ज़्यादा मूव करने लगे और लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स थे वो दूर दूर हो गए। और जब कोई पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में हो जाते हैं। अब इसका अगर उल्टा करें हम लोग, गैसेस स्टेट को अगर हम लोग कूल करें, ठीक है, अगर गैसेस स्टेट को अगर हम लोग कूल करें, ये टेम्परेचर को डाउन कर दें तो वो लिक्विड स्टेट में हो जाता है। ऐसा क्यों? कूल करने पर पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं। जब इसको हम लोगों ने ठंडा करा, ठीक है, जब इसको हम लोग कूल करा तो क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में हमारा आ जाएगा। ध्यान से समझो, तो ये हमारा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े पास पास आ जाएंगे। अब लिक्विड स्टेट को अगर हम लोगों ने कूल करा, तभी तो अगर हम लोग पानी जो है, वाटर है, उसको फ्रीज़र में रख देते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया। ठीक है, जो पार्टिकल्स थे वो पास पास आ गए, लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास आ गए कूलिंग देने पर। और जब पास पास आ गए तो क्लोजली पैक्ड होगा। वो वाले क्लोजली पैक्ड जो पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ हमारे सॉलिड में होते हैं। ऐसे ही कन्वर्जन होता है हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस का। ठीक है, so we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। हम इसको ये इन्फर कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर हम उनका टेम्परेचर को अगर हम उनके टेम्परेचर को चेंज करें, अगर टेम्परेचर कूल करेंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड होगा। अगर टेम्परेचर हम लोग राइज करेंगे, हाई करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होगा। ओके, ओके, यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, दिस वन। Okay, so we have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas and application of heat। हमने भी पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कन्वर्जन होता है, ठीक है, हीट एनर्जी के दौरान। ठीक है, बट देयर आर सम, 1 minute, but there are some that changes directly from solid state to gaseous state and vice versa during changing into liquid state। देखिए, कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं कि वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस स्टेट में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट को पास करे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हमें नीचे दे रखा हुआ है, 1 minute। ये एक एक्टिविटी है, इसमें ये गिवन है कि कैम्फर मतलब जो कपूर होता है जो हम पूजा वगैरह में अपना यूज़ करते हैं, अगर हम उसे एक चाइना डिश के अंदर डालें और उसका टेम्परेचर नीचे से हम लोग, ये बर्नर है, ठीक है, बर्नर में टेम्परेचर मतलब बर्नर में आग लगती है, तो बर्नर में अगर हम लोग फ्लो कराएं हीट को तो जो चाइना डिश में हमारा रखा हुआ है कैम्फर वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में फॉर्म हो जाएगा। मतलब वो बिल्कुल भी लिक्विड स्टेट में अपनी नहीं आएगा, वो डायरेक्टली गैस स्टेट में फॉर्म हो जाएगा, सॉलिड से बिल्कुल गैस। आप अपने घर पर ही एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि अगर आप एक कैम्फर लाएं, कैम्फर में आग लगाइए, आग लगाने के बाद आप ये देखेंगे कि जो कैम्फर है वो बिल्कुल, अगर आप थोड़ी सी भी उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो वो डेफिनेटली वो लिक्विड स्टेट को नहीं पास करेगा, वो डायरेक्टली गैस स्टेट में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वो उड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन भी कहा जाता है।
मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, या लिखा भी है, ये देखिए, this one. A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. ठीक है, बिना लिक्विड स्टेट को नहीं चेंज करे, ठीक है, लिक्विड स्टेट जो है उसको चेंज नहीं करे, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जब कन्वर्जन होता है तो उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और जब गैस का सॉलिड में चेंज होता है तो उसको हम लोग डेपोजिशन कहते हैं। डेपोजिशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा ड्राई आइस, जिसे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ये कैसे कन्वर्जन होता है, ये गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्जन होता है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है ना, जो प्लांट्स यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, ठीक है, तो वो जो गैस है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका यूज़, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका हम लोगों ने टेम्परेचर थोड़ा हाई करा और उससे क्या हुआ, वो सॉलिड स्टेट में हो गई, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्सेशन हो गया उसका, ठीक है, उसका सॉलिड स्टेट में कन्वर्शन हो गया, ठीक है। एक गैसेस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड था, उसका हम लोगों ने टेम्परेचर डाउन करा, उसका सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन हो गया, ओके। और इसी प्रोसेस को हम लोग डेपोजिशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच गैसेस चेंज इनटू सॉलिड डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज डिपोजिशन, ठीक है। मतलब एक तरीके से वाइसा वर्सा हो गया। अब आता है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर से आखिर में स्टेट कैसे चेंज होता है, वो हम लोगों को समझ लिया, ठीक है। अब आखिर में प्रेशर से कैसे आखिर में चेंज होता है स्टेट, वो भी समझ लेते हैं। ये देखिए, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंसिस्टेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि आखिर में मैटर को हम लोगों ने कैसे डिवाइडेड करा, उनके पार्टिकल्स के बेसिस पर, कि कुछ के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, कुछ के पार्टिकल्स कुछ दूर होते हैं, और कुछ के पार्टिकल्स उससे भी ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लोगों ने इसको इनकंस्टिट्यूएंट को डिफ्रेंशिएट करा है ना। What will happen when we start putting pressure and compress a gas? Here you can see that. मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। This one. What will happen when we start putting pressure and compress a gas? अगर हम प्रेशर को पुट करें, अगर अभी तक हम लोगों ने हीट एनर्जी का यूज़ करा था, लेकिन अब अगर हम लोग प्रेशर लगाएं तो क्या स्टेट चेंज हो सकता है मैटर का? अगर हम प्रेशर लगाएं तो मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है, ये अब देखेंगे। या फिर अगर हम कंप्रेस करें तो स्टेट चेंज हो सकता है, ये देखेंगे हम। ओ, चलिए देखते हैं फिर इसको भी। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक फ्लो चार्ट है आपके लिए, ये देखिए। ओ, क्या हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट गिवन है कि पिस्टन है और सिलेंडर है, ठीक है। इसमें पिस्टन सिलेंडर है, तीनों डायग्राम में पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है। हमने कुछ के पार्टिकल्स लिए, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स लिए, और गैस के पार्टिकल्स को हम लोगों ने प्रेशर दिया, प्रेशर लगाया तो वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गए। मान लीजिए वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए। ऐसे सेम आपके घर में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आती है, ठीक है, वो बेसिकली गैसेस फॉर्म में होती है। उसको सिलेंडर के अंदर स्टोर करा जाता है गैसेस फॉर्म में, फिर उसको कंप्रेस करा जाता है, मतलब उसमें प्रेशर लगाया जाता है। जब उसमें प्रेशर लगाया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। प्रेशर से भी पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, ठीक है, प्रेशर से पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। और यहाँ पर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, मतलब जो सिलेंडर्स में एलपीजी आती है, वो पहले गैसेस फॉर्म में होती है, लेकिन जब हमने उसमें प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के बाद उसके पार्टिकल्स पास पास आ गए। और जब पार्टिकल्स पास पास आ गए, डेफिनेटली वो किस में चेंज हो गया, वो एक गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि पार्टिकल्स जो थे वो पास पास आने लगे। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो डेफिनेटली वो किस में आ गया, वो आ गया था हमारे एक लिक्विड फॉर्म में आ गया था, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग गैस लाते हैं सिलेंडर का, वो लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर स्टोर होती है। और जब हम लोग
और जब गैस निकलती है ऊपर से तो वो गैसेस फॉर्म में निकलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर को जब आ रही है तो उसका प्रेशर कम हो रहा है और पार्टिकल्स पास पास नहीं बल्कि दूर दूर और हो जा रहे हैं और वो गैसेस फॉर्म में हो जा रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। ठीक है, अगर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे या फिर टेम्परेचर को कम कर लेंगे तो भी हमारी जो गैस होती है वो लिक्विफाइड हो सकती है, मतलब गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकती है। हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हाई टेम्परेचर में स्टोर करा जाता है। ठीक है, सॉरी, उसको अंडर हाई प्रेशर में, उसको नॉट अ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में उसको स्टोर किया जाता है, उसको प्रेशर दिया जाता है काफ़ी ज़्यादा, जिससे वो सॉलिड CO2 जो होती है, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस। जिससे क्या होता है, गैस जो होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, क्योंकि उसको हाई प्रेशर दिया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास आ जाते हैं और वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये गैसेस फॉर्म से बिल्कुल एकदम सॉलिड चेंज में चेंज है। मतलब ये कौन सा चेंज हो गया? डेपोजिशन चेंज हो गया ना। अब देखिए, इनटू गैसेस स्टेट, solid CO2 gets converted directly into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmospheric without coming into liquid state. This is the reason the solid carbon dioxide is also known as dry ice. और जब वो जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जब हम लोगों ने आइस ली, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ली, ठीक है, सॉलिड CO2 ली, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज ऑफ प्रेशर। अब अगर हम लोग उसका प्रेशर को कम कर दें, ठीक है, अगर हम सॉलिड CO2 जो है उसके प्रेशर अब हो गया, ठीक है, उसको प्रेशर हम नहीं दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली फिर वो गैस में कन्वर्टेड हो जाती है। आप देख सकते हैं, आप कभी भी अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अपने घर पे लाएंगे और उसको बिल्कुल भी आप टेम्परेचर नहीं देंगे, ठीक है, टेम्परेचर जो है आपको नहीं, सॉरी टेम्परेचर मैं कह रहा हूँ, प्रेशर नहीं देंगे तो वो हल्के हल्के कन्वर्टेड होने लगेगी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी गैसेस फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे हमने मतलब एक तरीके से हमने एग्जाम्पल से प्रेफरेंस ये लिया कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस फॉर्म थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस थी जिसको हम लोगों ने प्रेशर दिया, हाई प्रेशर दिया। हाई प्रेशर के बाद क्या हुआ कि वो काफ़ी पास पास उसके पार्टिकल्स आ गए। पार्टिकल्स जब पास पास आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल्स पास पास आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो गई थी और ये डायरेक्टली कन्वर्जन हुआ था गैस से सॉलिड में, तो इसको हम लोग डिपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं। 1 मिनट, मैं अच्छे से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है आपके लिए। दिस वन, ये देखिए, सॉलिड से लिक्विड जब चेंज होता है तो इसे फ्यूज़न कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी आपको मैंने फ्यूज़न या मेल्टिंग बताया था। ठीक है, जब सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है उसे फ्यूज़न कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड चेंज होता है उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं क्वेश्चन इससे। ठीक है, सॉलिड से गैस में जब चेंज होता है उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, गैस से सॉलिड में जब चेंज होता है उसको हम लोग डिपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, लिक्विड से गैस में जब चेंज होता है तो वेपोराइजेशन भी कहते हैं, गैस से लिक्विड में जब चेंज होता है तो कंडेंसेशन भी कहते हैं। ठीक है, लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन भी कहा जाता है। जब लिक्विड से कन्वर्जन होता है गैस की तरफ तो उसको वेपोराइजेशन के साथ साथ इवापोरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसको अच्छे से आप लोग प्लीज़ रीड आउट कर लीजिए, इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। ओके, सो अभी हमारा कितना चैप्टर बचा है मैं देखता हूँ। सो एक टॉपिक अभी हमारा बचा हुआ है इवापोरेशन। आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो होगी, 38 मिनट्स की आउट लगभग हो गई है, तो आज हम इतनी करते हैं वीडियो। ठीक है, आगे एक पार्ट आपको और बनेगा इस वीडियो का जिसमें मैं इवापोरेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा एंड वो लास्ट पार्ट होगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपका एक इवापोरेशन रह गया टॉपिक और फिर इवापोरेशन कैसे कूलिंग करता है वो समझेंगे हम इसमें। ठीक है, एंड वाई शुड बी बियर कॉटन क्लोथ्स, ये सब समझेंगे। और वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स, काफ़ी इजी है,
मैं आपको इसको डिटेल में बताऊँगा, वरना अगर मैं शॉर्ट्स में बताता तो मैं अभी बता दूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको डिटेल में बताऊँगा अच्छे से, तो ये नेक्स्ट पार्ट में आपको जल्द ही मिलेगा और ये पार्ट आज आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। और अगर आपको डेफिनेटली इस वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू।